सबसे पहले हमें क्या करना है कि पेशेंट का यहाँ पे क्या होगा, सीरियल नंबर होगा, ठीक है, या फिर ओपीडी नंबर होगा, ठीक है, और उसका क्या होगा, नेम होगा, एज होगी और सेक्स होगा। सबसे पहले हमने उसको पढ़ना है, रीड करना है। अब सीरियल नंबर है तो हमें उसी सीरियल नंबर का क्या लेना है, रिक्वेशन फॉर्म लेना है। बताया था ना, जब आप लैब में भेजते हो सैंपल को तो क्या भेजते हो, पेशेंट की आइडेंटिफिकेशन आपके ट्यूब में होती है और आपका जो रिक्वेशन फॉर्म होता है उसमें भी क्या होती है, उसकी सेम आइडेंटिफिकेशन होती है। तब हमें जब लैब में चले जाएंगे उसके बाद हमें दोनों को क्या करना है, मैच करना है कि जो ये ट्यूब है इसमें मान लो अगर नाम है सीजल, ठीक है, तो सबसे पहले इस ट्यूब में लिखा होगा उसका एक नंबर जिसे हम बोलते हैं सीरियल नंबर, वो दूसरा किसी और का नहीं हो सकता। मान लो सीजल नाम की जो पेशेंट है उसका सीरियल नंबर है 1, ठीक है, सेम उसका जो सीरियल नंबर है वो किस पे होगा, रिक्वेशन फॉर्म पे, ठीक है। अब उसका नाम होगा, सीरियल नाम जो ट्यूब में है वो सेम किस पे होगा, रिक्वेशन फॉर्म पे। उसके बाद उसकी एज, ठीक है, जो एज उसकी होगी वही सेम एज किस पे होगी, रिक्वेशन फॉर्म पे। और फिर उसका होगा जेंडर कि कौन से जेंडर है। फिर हमने आइडेंटिफाई कर लिया और साथ में एक और होगा, क्या करना है हमें, ओपीडी नंबर भी चेक करते हो, ठीक है, क्या चेक करते हो, ओपीडी नंबर। ओपीडी नंबर भी अब हमने क्या कर लिया, मैचिंग करवा लिया ट्यूब से और रिक्वेशन फॉर्म से। अब आपने दूसरी चीज़ क्या करनी है, पेशेंट का जो रिक्वेशन फॉर्म होगा उस पर क्या चेक करना है कि पेशेंट के टेस्ट कौन कौन से हैं, ठीक है। अब पेशेंट के टेस्ट देखोगे आप, मान लो उसका होगा ESR है, ठीक है, या फिर लीवर फंक्शन टेस्ट है, यूरिन एग्जामिनेशन है, स्टूल एग्जामिनेशन है, तो आपको फिर से क्या करना है, सेम वो फॉर्म से जितने भी टेस्ट है उन ट्यूब को क्या कर लेना, ले लेना, ठीक है। अब ले लिया आपने, जिनको क्या करना है, सेंट्रीफ्यूज करना है। अब ऐसा तो नहीं होगा कि सारे डिपार्टमेंट का टेस्ट आप ही लगाते होंगे, सब क्या है, मान लो अगर एक जैसे सीजल है, अगर वो बायोकेमिस्ट्री की क्या है, डिपार्टमेंट की टेक्नीशियन है, अंजलि है वो माइक्रोबायोलॉजी की है, शिवानी है वो क्लिनिकल है, यानी उसको क्या लेना है, यूरिन का सैंपल लेना है, ठीक है, और जैसे तनीषा है वो बायोकेमिस्ट्री की। तो सबने क्या करना है, अपनी अपनी ट्यूब्स को क्या कर लेना है, कैरी कर लेना। उसके बाद अब किन सैंपल्स को हमें सेंट्रीफ्यूज करना होता है, सबसे पहले आपको ये चेक करना है, कौन से ट्यूब को करते हैं सेंट्रीफ्यूज। अगर मान लो आपके पास एक ADT है, एक आपके पास सोडियम सिट्रेट है, आपके पास एक SST है या प्लेन है, तो इनमें से किसको सेंट्रीफ्यूज करोगे, एक SST को करोगे, सेंट्रीफ्यूज SST को नहीं करते, सीरम सेपरेटर ट्यूब है ना, तो सबसे पहले उसको करोगे, फिर दूसरी कौन, आपको सोडियम सिट्रेट भी करनी है। केवल आप किसको नहीं करोगे, ADTA को नहीं करोगे, क्योंकि ADTA में क्या होता है, एंटीकोगुलेंट है और उसमें हमें क्या चाहिए, होल ब्लड चाहिए, इसलिए नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हमें अपना सेंट्रीफ्यूज है लेंगे, जिन भी ट्यूब्स को क्या करना है, हमें सेंट्रीफ्यूज करना है, ठीक है। अब जो ट्यूब को सेंट्रीफ्यूज करना है, मान लो मेरे को एक सोडियम सिट्रेट करनी और एक क्या करनी है, SST करनी, मेरे पास 2 ही ट्यूब है, ठीक है, तो मैं एक ट्यूब को दूसरी ट्यूब के क्या रखूंगी, अपोजिट रखूंगी, कभी भी ऐसे नहीं रखूंगी एक ट्यूब एक साइड आ गई, तो ये क्या हो गया, हमारा सेंट्रीफ्यूज क्या हो जाएगा, डिसबैलेंस हो जाएगा। तो हमेशा क्या रखनी है, एक ट्यूब के सीधे सामने क्या रखनी है, दूसरी ट्यूब को रखनी। अगर मान लो मेरे पे 3 ट्यूब है, तो अगर मैंने इसके सामने ये वाली ट्यूब रख दी, फिर मेरे पे 3 ट्यूब बची हुई, तो अब मेरे पे 3 ट्यूब है, तो मैं चौथी ट्यूब कहाँ से लाऊंगी, दूसरे पेशेंट का वेट करूंगी कि जब वो सैंपल देगा तब मैं इस पर रखूंगी, क्या करूंगी मैं, मुझे इसे बैलेंस करना है ना, ठीक है। बैलेंस कैसे करूंगी इसे, कोई सी भी एक ट्यूब में क्या ले लूंगी, आप टैप वाटर ले सकते हो, या फिर कोई पेशेंट है नहीं उसका नहीं पता, टैप वाटर से एक ट्यूब को क्या कर सकते हो, फिल कर सकते हो। अब हमने क्या कर लिया है, चारों ट्यूब को बैलेंस कर दिया, ठीक है। आप देख रहे होंगे एक ट्यूब है, फिर बीच में क्या है, खाली स्पेस है, एक ट्यूब है, खाली स्पेस, एक ट्यूब है, ऐसा नहीं है कहीं पे भी 2 ट्यूब्स है और 2 खाली स्पेस है, नहीं, हर एक सेंट्रीफ्यूज में जितने भी आपके क्या है स्पेसेस है, वहाँ पे क्या है, सारी ट्यूब एक दूसरे के अपोजिट है और एक ही डायरेक्शन में लगी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको जो लीड है उसको क्या कर लेना है, क्लोजली
ही टाइट कर लेना है, ठीक है। फिर इसको अब आपको पता भी होना चाहिए, अगर मैं SST ट्यूब लगा रही हूँ और सोडियम सिट्रेट ट्यूब लगा रही हूँ और दूसरी ट्यूब है मेरे पास कौन सी, ग्रे ट्यूब है, ठीक है, तो सबका क्या है, जो सेंट्रीफ्यूजिंग टाइम है वो क्या है, अलग अलग है, ठीक है। तो जैसे सोडियम सिट्रेट है हमारी, ठीक है, उसका कितना है सेंट्रीफ्यूज टाइम, 50,000 नहीं टाइम RPM नहीं, 15 मिनट्स है, 10 to 15 मिनट्स। और आपका जो SST ट्यूब है और आपका क्या है, ग्रे ट्यूब है, उन दोनों का टाइम है 5 मिनट। सोडियम सिट्रेट का सबसे ज़्यादा टाइम क्यों है, 15 मिनट्स क्यों है, ये सारे प्लाज्मा से सारे प्लेटलेट को क्या करना है, सेगमेंट करना है, इसलिए सेंट्रीफ्यूज की ज़्यादा रखते हैं। और जो हमारी SST ट्यूब है और हमारी ग्रे ट्यूब है, फ्लोराइड ट्यूब, उसमें हमें क्या नहीं कर दिया, उसके बाद हमें क्या चेक करना है, मान लो मेरी SST क्या हो गई है, सेंट्रीफ्यूज हो गई। अब मैं कैसे पता लगाऊंगी कि ये सेंट्रीफ्यूज प्रॉपरली सेंट्रीफ्यूज हो गई है, कैसे पता चलेगा मुझे ये प्रॉपरली सेंट्रीफ्यूज हो गई है, जिनकी हाई डेंसिटी होगी वो लोअर में, बॉटम में बैठ जाएंगे, सेगमेंट हो जाएंगे, और जो वो होंगे जिनकी, अगर बात करें कि सोडियम सिट्रेट, सॉरी ये SST ट्यूब है, सीरम सेपरेटेड ट्यूब, अब मैं कैसे पता लगाऊंगी कि ये सेपरेट हो चुका है, सबसे पहले मेरी जो डेप्थ है उसमें क्या आ जाएंगी, RBC, ठीक है, सारी RBC क्या हो जाएंगी, सेगमेंट हो जाएंगी, क्योंकि वो हमारे होल ब्लड में सबसे ज्यादा वेट जो है वो किसका है, RBC का। उसके बाद सेकंड नंबर पे मेरी क्या सेपरेट हो जाएगी, WBC और प्लेटलेट्स, ठीक है। फिर क्या सेपरेट होएगा, फिर आपकी जो सिलिका लेयर है वो आपके RBC को और आपके सीरम को क्या करती है, सेपरेट करती है। तो आपका नीचे क्या रह गई, आपके फॉर्म्ड एलिमेंट रह गए, और ऊपर पार्ट जो सुपरनेटेड पार्ट है वो क्या रह गया, आपका सीरम रह गया, जिसमें हमें क्या करना है, डायग्नोसिस करना है और क्या करना है, कोई भी डिजीज का क्या लगाना है, एग्जामिनेशन। अगर आप सीरम के थ्रू लगा रहे हो तो आपको सीरम के थ्रू, इससे आप कोई भी क्या जो भी क्या होगी ट्यूब होगी उसको क्या करना है, ऐसे ग्राउंड हिलाना है और आपको क्या करना है, उसको क्लॉट को तोड़ देना है। फिर से आपको कहाँ रखना है, उसे सेंट्रीफ्यूज के अंदर रखना है, और फिर से आपको 2-3 मिनट तक क्या करना है, सेंट्रीफ्यूज करना है। आई बात समझ में, ठीक है। अब हमने इसको क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया, ठीक है, सेंट्रीफ्यूज से सेपरेट कर। अब हम अपनी ट्यूब्स को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है, निकाल लिया। अब उसके बाद क्या करना है, जो मेरा जो भी ट्यूब्स का क्या है, जिसको भी मैंने क्या, अगर मैं बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट में हूँ तो मुझे क्या करना है, अपनी ट्यूब लेके जाऊंगी, क्योंकि मुझे SST से लगानी है, मुझे EDT से लगाना है बायोकेमिस्ट्री नहीं, मुझे किससे लगानी है, SST से लगानी है। तो मैं SST अपने साथ लेकर जाऊंगी और इससे क्या करने, टेस्ट लगाऊंगी। तो उसके लिए मुझे, अगर मैं सीरम से टेस्ट लगा रही हूँ तो मेरा सीरम हमेशा क्या होना चाहिए, अच्छे से सेपरेट होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो मुझे फिर से क्लॉट को तोड़ करके फिर से क्या करना है, उससे सेंट्रीफ्यूज करना है। अब मेरा जो सीरम है, और दूसरी बात, अगर आपने ड्यूरिंग प्रोसीजर ब्लड कलेक्शन उस टाइम पे आपने अगर अपने सैंपल को हीमोलाइज कर दिया होगा तो आपको क्या करना है, उस सैंपल को भी रिजेक्ट कर देना है, ठीक है। क्या करना है आपको, उसे रिजेक्ट कर देना है। अच्छा, हीमोलाइसिस क्या होता है, ना अगर आपको सीरम का जो कलर है ना वो पेल येलो ना होके या फिर ट्रांसपेरेंट ना होके कैसा दिखाई दे रहा है आपको, रेड दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, उसको सैंपल को रिजेक्ट कर देना है, क्योंकि उस सीरम में क्या है, RBC ब्रेक हो रखी है और वो हमारे सैंपल को क्या कर सकती है, सॉरी एग्जामिनेशन को क्या कर सकती है, अफेक्ट कर सकती है, फॉल्स रीडिंग्स आ सकती है आपकी, ठीक है, फॉल्स रीडिंग आ सकती है, वो इंटरफेयर करेंगी ना आपकी RBC, तो वो क्या कर सकती है, इंटरफेयर कर सकती है। तो इसलिए हमें उस सैंपल को क्या करना है, रिजेक्ट करना है और फिर से सैंपल को पेशेंट से लेना है। लेकिन आपको क्या करना है, फर्स्ट टाइम यही कोशिश करनी है कि आप कभी भी क्या ना करो, हीमोलाइज ना करो, क्योंकि पेशेंट अभी होगा नहीं, बाय द वे चला गया तो फिर कैसे उसको दूसरे दिन फ़ोन करके बुलाओगे, नहीं। तो आपको पहली बार ही कोशिश करनी है कि आप जो सैंपल लो वो कैसा लेना है, बिना हीमोलाइज लेना, ठीक है। अब हीमोलाइसिस कब होती है, जब आप फोर्सफुली क्या करते हो, सैंपल लेते हो। अगर आप नीडल से ले रहे हो तो फोर्सफुली अगर आपने क्या डाल रहे हो, फिलअप कर लो। दूसरा,
आप क्या बिना वॉल के थ्रू क्या कर रहे हो, सैंपल को ट्यूब में फिल कर रहे हो। आ रही बात समझ में, बिना वॉल के। और तीसरा कि आप बिना बबल फॉर्मेशन के कर रहे हो। बबल फॉर्मेशन समझते हो ना, कि आपकी जब आप फिल कर रहे हो अपना सैंपल तो बबल नहीं क्रिएट होने चाहिए। तो ये 3 तरीके जिससे आपका सैंपल क्या हो सकता है, हीमोलाइज हो सकता है। तो इससे प्रिवेंट रहने के लिए आपको इन तीनों जो रूल्स हैं उनको क्या करना है, फॉलो करना है। ठीक है, अब आप अपने सैंपल्स को क्या कर सकते हो, लगा सकते हो। ठीक है, रिएजेंट है उसको क्या करना है, मेजर करना है। तो उसके लिए हम किस इक्विपमेंट का यूज करते हैं, बैलेंस का। इसे क्या बोलते हैं, बैलेंस। इसे बैलेंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये दो मासेस को या दो मासेस को, जैसे जो अननोन है और नोन है, उनमें क्या करवाता है, डिफरेंशिएट करवाता है। ठीक है, तो ये ऑटोमेटेड है जिसमें हमें कोई अननोन बैलेंस या नोन नहीं लेना पड़ता है। इसमें डायरेक्टली आप अपना कोई भी जो अननोन मास है उसको इसके ऊपर रख सकते हो और ये आपको यहाँ से आपको ऑन करना है और ये मेजरमेंट बता देगा कि वो जो आपका रिएजेंट रखा हुआ है पाउडरी फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, वो कितना है। फिर दूसरा आप चेक कर सकते हो इसमें कि आपको सैंपल को किस में लेना है, ग्राम में लेना है, ठीक है, मिलीग्राम में लेना है, ठीक है, कैरेट में लेना है, वो आप इससे मोड से क्या कर सकते हो, सेट कर सकते हो। ठीक है, बैलेंस का हमेशा हम क्या चेक करते हैं कि अगर आपके पास कोई क्या है, क्लोज्ड ट्रांसपोर्टर है, तो उसमें ये प्रेजेंट होते हैं, इनको इसके अंदर रखा जाता है और ट्यूब्स हैं उनको इसके अंदर फिल कर दिया जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, इसके अंदर हमें क्या रखना है, आइस पैक भी रखना होता है, क्योंकि टेम्परेचर की वजह से हमारा सैंपल क्या हो सकता है, फॉल्स रीडिंग दे सकता है। तो हमें क्या करना है, इसको हमेशा आइस पैक के साथ क्या करना है, ट्रांसपोर्ट करना है। ठीक है, और ट्रांसपोर्टेशन में हमेशा क्या चेक करते हैं हम, जो हमारी हैंडलिंग है वो सबसे प्रॉपर होनी चाहिए। ठीक है, एक साइड ऐसे नहीं कर सकते हम, या फिर एक साइड ऐसे नहीं, हमें उसे क्या करना होता है, प्रॉपर हैंडल करना होता है। क्यों करना होता है हैंडल, अगर हमने बाय द वे ऐसे कर रखा है अपने जो ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट है उसको ऐसा कर रखा है, तो क्या होगा, जो ब्लड है वो हीमोलाइज्ड हो सकता है। तो हमेशा हमें क्या ध्यान रखना है कि जो हमारी हैंडलिंग है वो कैसी होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए। ठीक है, और जहाँ पे हम रख रहे हैं वो भी हमारा क्या जो एरिया है वो कैसा होना चाहिए, डिजाइंड एरिया होना चाहिए। बताया ना, डिजाइंड एरिया का क्या होता है, मतलब जहाँ पे डार्क प्लेसेस पे लाइट से उसे क्या करना है, डिपेंड रखना है। ठीक है, क्या हो सकता है, आपके सैंपल हीमोलाइज्ड हो सकते हैं और आपको डिजाइनर प्लेस में क्या कर देना, उसको रख देना। ठीक है, और अगर आपका सैंपल क्या है 30 मिनट से लेट लग रहा है तो आपको क्या करना है, उसे प्रिजर्व कर देना है। कहाँ करते हैं प्रिजर्व, रेफ्रिजरेटर पे। कितने डिग्री सेल्सियस पे, अगर आप आफ्टर 2 आवर्स तक कर रहे हो, मतलब 2 आवर्स के बाद तक आपने क्या करना है, अपना सैंपल लगाना है, तो आप उसको 2 to 3 डिग्री सेल्सियस पे क्या कर सकते हो, अबव। ठीक है, उसे क्या कर सकते हो, रेफ्रिजरेटर। ठीक है, आपको उसे रूम टेम्परेचर पे नहीं रखना है। क्यों नहीं रखना है रूम टेम्परेचर पे, जो भी इसमें प्रेजेंट माइक्रोब्स हैं वो उनको फेवरेबल कंडीशन मिलने की वजह से क्या कर सकते हैं, वो ओवर ग्रोथ कर सकते हैं, जिससे हमारे जो रीडिंग है उसमें क्या आएंगे, फॉल्स रीडिंग। ठीक है, आगे बात समझ में।